डॉक्टर साहब फंगस, बहुत से लोगों के हमें मैसेज आए हैं कि फंगस के ऊपर आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया, इसकी वजह भी नहीं बताई। तो पहले तो ये बता दें, अडल्ट्स की मैं बात करूं कि ये फंगस होती क्या है और ये क्यों होती है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि फंगस आजकल बहुत कॉमन हो गई है। फंगस एक इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है, जैसे वायरस की इन्फेक्शन होती है, इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म है, एक जरासीम है जिसको फंगस कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन ना मुख्तलिफ किस्मों की है। जो जल्द पे होने वाली फंगस है वो सर के बालों में भी आ सकती है, चेहरे पे आ सकती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे आ सकती है, हाथ पाँव पे आ सकती है, नाखूनों में आ सकती है, पाँव की उंगलियों के दरमियान में आ सकती है। तो हर एक के लिहाज से ट्रीटमेंट अलग होता है। और ये ना कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी कि ये छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को लगती है, फैल जाती है। इसी वजह से ये फैल जाती है। क्योंकि अगर एक के घर में किसी एक शख्स को हुई है और उसने टाइमली इसका इलाज नहीं किया तो घर के बाकी लोगों को, उसके ऑफिस के बाकी लोगों को, जैसे बच्चों में हुई तो स्कूल के बाकी बच्चों को ग्रेजुअली ट्रांसफर होती है, विद इन अ डे नहीं होती, लेकिन ये कांटेक्ट के साथ, छूत के साथ स्प्रेड होती है। ठीक है। अब ये एक चीज़ एलर्जी होती है और एक चीज़ ये फंगस इन्फेक्शन है। कैसे इनके सिम्टम्स कैसे पता लगेंगे कि ये नॉर्मल एलर्जी नहीं है और ये फंगस है? सिम्टम्स क्या हैं इनके? अच्छा, एलर्जी जो है ना, ये एक लेमैन टर्म है। एलर्जी हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में एक अलग से कोई डिजीज नहीं है। आपकी हर वो चीज 24 करोड़ जी मैं वही कह रही हूँ कि लेमैन एक कॉमन मैन के लिए टर्म है। हर वो चीज जिसमें उनको लगता है ना स्किन पे सुर्खी है और खारिश है, उसको वो एलर्जी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं उनको मेडिकली एक नॉलेज दूं तो एलर्जी जो वैसी होती है ना, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अपने जबान में कहते हैं, वो खून के जरिए डिफरेंट चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। वो कंटेजियस नहीं होती, वो एक से दूसरे के ऊपर हाथ लगाने से या क्लोज कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती। लेकिन फंगस इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन का इलाज करेंगे वो ठीक हो जाएगी, नहीं करेंगे तो वो मुख्तलिफ एरिया में बढ़ भी जाएगी और फिर एक से दूसरे को भी लग जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं फंगस के? अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में आती है, तो हर जगह पे इसका सिम्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आम जबान में समझने के लिए आप समझें कि सुर्ख रंग के दायरे बनते हैं या सुर्ख रंग के धब्बे होते हैं जिसपे छिलका होता है, रिंग की शक्ल में होते हैं, इसलिए इसको रिंग वर्म भी कहते हैं। लेमैन टर्म है, रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गई। ठीक है, जैसे छल्ला होता है, रिंग होती है, एक दायरे की शक्ल में है और सराउंडिंग उसमें छिलका आ रहा होता है। लेकिन जैसे हमारे पास लोग प्रेजेंट करते हैं अक्सर उसके ऊपर किसी लोकल जीपी को या मेडिकल स्टोर से दवाई लेके, और अगेन वो क्योंकि एलर्जी समझते हैं, तो एलर्जी के लिए क्या होता है, कॉमनली ना स्टेरॉइड यूज होता है। स्टेरॉइड बहुत ही पोटेंट इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि फौरन से ना सुकून दे देगा आपको, खारिश भी रुक जाएगी, वो सुर्खी भी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से फिर इस फंगस की शक्ल बदल जाती है, फिर इसमें पस वाले दाने भी बन जाते हैं और इसकी शक्ल डिफरेंट हो जाएगी। अदरवाइज सुर्ख रंग और छिलका इसके ऊपर होना लाजमी है, तो वो फंगस होती है? लाजमी नहीं है, लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट करती है ना, जो बॉडी वाली फंगस है। सर के अंदर पस वाले दाने स्टार्टिंग में बन जाते हैं, सर वाली फंगस बच्चों में होती है। ठीक है। अब फंगस का फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये कितनी हद तक खराब हो सकती है, क्या हो सकता है? अच्छा, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कम चांसेस हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाए। ठीक है। ज़्यादातर ये है कि वो वहाँ से फैल के जिस्म के बाकी हिस्सों में चली जाएगी। जैसे अगर पाँव की उंगलियों के बीच में फंगस शुरू हुई, इलाज नहीं किया, तो वहाँ उंगलियां बीच में से गलने लग जाती हैं, कट बन जाएंगे, चीरे पड़ जाएंगे, खून आएगा। फिर उस कट और जो चीरा बन गया उसके अंदर बैक्टीरिया चलेंगे, तो फिर वहाँ पे पस और फिर दूसरी इन्फेक्शन भी शामिल होगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा इलाज नहीं किया, नेल्स इन्वॉल्व हो गए, तो नाखूनों की फंगस। अब नाखूनों की फंगस ज़ाहिर है वो सुर्ख रंग का पैच नहीं बनता, नाखूनों की फंगस अलग तरीके से प्रेजेंट करती है कि नाखून मोटा होने लग जाता है, काले रंग का हो जाता है या पीले रंग का हो जाता है। कुछ फंगस इन्फेक्शन जो नाखूनों की होती है उसमें सफ़ेद रंग के ऊपर धब्बे बनते हैं और नाखून की मोटाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अब इसमें जिस तरह आप बता रही हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन है फंगस का, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो बॉडी का वो जो पार्ट है वो गलने सड़ने भी लग जाएगा। जी बिल्कुल। तो फिर अल्टीमेटली हो सकता है कि एक स्टेज आ जाएगा जब वो बॉडी पार्ट आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाए, उसको मतलब निकालना पड़ जाए। अच्छा, उसमें ऐसे है कि जैसे जो गलने वाली जगह है ना, वो है जैसे बगलों के दरमियान की जगह, क्योंकि ये बंद रहती है ना, दो जिल्दें आपस में जुड़ी हुई हैं, वहां पे फंगस आती भी इसीलिए क्योंकि वहां पसीना रहता है, ड्राई है या हाइजीन अच्छी नहीं है पेशेंट की। इसी तरह खवातीन में छाती के नीचे वाला एरिया, अगेन वहां पे पसीना रह रहा है, टांगों के दरमियान की जिल्द और पाँव के दरमियान वाली जगह, ये जो 4 जगह है ना, यहाँ पे अगर फंगस हुई है और टाइम पे ठीक नहीं की तो वो फिर गलेगी। गलने की सूरत में वहां पे जख्म बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें निकालना तो नहीं, सारे हमने इस जिल्द को निकाल तो नहीं सकते, लेकिन फिर ये कि रूटीन में जब फंगस होती है तो उसके इलाज के साथ वहाँ पे निशान भी बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर वहाँ पे जख्म बन गया था,
देर लग गई, तो फिर जब उसका इलाज करेंगे तो हो सकता है पूरी तरह निशान ना जाए, ठीक है। अब ये हीलिंग का स्कार रह जाता है फिर। ठीक है, अब ये जो फंगस इन्फेक्शन है, अगर लाइक समवन वांट्स कि मुझे ये ना हो, इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, क्योंकि ये बाहर से लगी हुई इन्फेक्शन है, ये जिस्म के अंदर से तो नहीं आ रही ना, तो किसी और से आपको लग रही है, उसमें पुअर हाइजीन हो सकता है। इस सर्दियों में फंगल इन्फेक्शन इस वजह से बढ़ जाती है कि लोग नहीं नहाते, तो जब नहाना कम कर देते हैं उसके साथ फंगल इन्फेक्शन आ सकती है। फिर ओवर क्राउडिंग, एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग सो रहे हैं तो फिर एक से दूसरे को लगने के चांसेस उसकी वजह से बढ़ जाते हैं। शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, शेयरिंग ऑफ टॉवल्स, वॉशरूम में एक ही तौलिया और सब लोग उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक को थी उससे दूसरे को लग जाएगी, तो उसमें हाइजीन मेंटेन करनी है। आप अपनी क्लोथ शेयरिंग ना करें, टॉवल शेयरिंग ना करें। अगर किसी को नाखूनों की फंगस है तो फिर वो नेल कटर के साथ भी एक से दूसरे नाखून में ट्रांसफर होगी। तो अगर घर के किसी फर्द को नेल की फंगस है तो उसका नेल कटर अलग होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट उसका नेल कटर भी जिस नेल में फंगस है उसका अलग हो और उसके बाकी नाखूनों का अलग हो, ठीक है। कोम शेयर ना करें अगर बालों के अंदर है, ब्रश ना शेयर करें, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको शेयरिंग ना करें। हाँ, शेयरिंग ना करें। जिनको है उनसे भी थोड़ा सा आप एक तो उनको कहें कि वो इलाज कर लें और उनके साथ वो उस चीज़ को शेयर करेंगे तभी ट्रांसफर होगी। ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसका कोई पहले तो ये बता दें, कोई घरेलू कोई होम रेमेडी है इससे बचने की, कि हो गई है तो कोई होम रेमेडी कुछ थोड़ी बहुत? अच्छा, एक तो ये इस चीज़ को अगर मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, लोग रूटीन में क्या करते हैं, क्योंकि देखने में छिलका आ रहा होता है ना, तो लोग रूटीन में इसके ऊपर ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं और लोगों को लगता है कि ये खुश्क हो गई है तो ठीक हो जाएगी। अब एक मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि देखें, फंगस को आम जबान में धदरी, उल्ली या काई, इन लफ्ज़ को अगर कोई समझ ले ना, अब धदरी, उल्ली, काई, इन लफ्ज़ों से सबके जहन में आ जाएगा कि ये नमी से, मॉइस्चर से फैलती है। तो वो मॉइस्चर, यस, क्योंकि वो उस मॉइस्चर की एनवायरनमेंट में ही फंगस ग्रो करता है। तो अगर आप मॉइस्चर उसको मजीद देंगे, चाहे वो पसीने का मॉइस्चर है, चाहे वो आपने ऑयल लगा लिया उसका मॉइस्चर दिया, तो ये उससे बढ़ जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये ना करें कि उस जगह के ऊपर ऑयल लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। रूटीन में अपनी हाइजीन बेहतर करें, क्लीन करते रहें। ये वो इन्फेक्शन नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत कम लोगों में ऐसा होगा कि ये हुई है तो खुद ही खत्म हो जाए। इसके फिर स्प्रेड होने के चांसेस अगर आप नई ट्रीटमेंट लेंगे ना तो बढ़ सकते हैं। और ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में भी जाके चेक करवा लें या प्राइवेटली जाएं किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो सिर्फ लगाने वाली क्रीम के चंद दिन के इस्तेमाल के साथ ही ठीक हो जाएगी। ठीक है। इसके लिए जरूरी नहीं है, मेडिसिन नहीं है। देखिए, अगर वो बढ़ जाएगी ना तो फिर खाने की दवाई भी लेनी पड़ती है। खाने की दवाई भी बहुत लंबा अरसा नहीं है, 1.5 माह, आमतौर पर मैक्सिमम 2 माह। नेल फंगस का इलाज लंबा होता है, लेकिन अगर कोई अर्ली डिजीज में प्रेजेंट कर लेता है तो सिर्फ लगाने वाली क्रीम से ठीक हो जाती है, उससे ठीक हो जाएगी। इसकी कोई होम रेमेडी नहीं है, इसकी सिर्फ और सिर्फ जो है होम रेमेडी ये ना करें जो मैंने बताया, क्योंकि अक्सर लोग ना ऑयल एप्लीकेशन करते हैं, वैसलीन लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो उसके साथ ही और बढ़ जाती है। प्रॉपर ऑयलिंग शुरू और शावर कर लें, जी खुश्की, तो वो शावर लें, हाइजीन बेहतर कर लें। ठीक है। इसमें लास्ट चीज है कि क्या ये जो अगर लाइक हेड में है, सर में है फंगस और बॉडी के ऊपर है, तो ये जो सोप्स हैं, ये शैम्पूज हैं जो हम नॉर्मल घर में यूज करते हैं, इससे वो खराब तो नहीं होती? लाइक आई मीन कोई शैम्पू या इस तरह से की चीजों से अवॉइड तो नहीं करना? अच्छा, उसमें ये कि कुछ शैम्पूज ऐसे हैं जिनको स्कैल्प के ऊपर अगर अर्ली स्टार्ट ऑफ फंगस है, तो कुछ शैम्पूज ऐसे हैं जिसमें सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड अगर शैम्पू हैं, जिंक पायरेथियन बेस्ड शैम्पू है ना, तो ये अर्ली जो स्कैल्प के ऊपर फंगस है ना, वो उससे बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो इलाज है उसका। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगेन सर पे अगर कोई ऑयलिंग शुरू कर देगा तो उससे बढ़ जाएगी। फिर बहुत सारे हमारे एंटी डैंड्रफ रेंज के शैम्पूज अवेलेबल होते हैं, तो वो ऐसे ओवर द काउंटर क्योंकि आराम से मिल जाते हैं, कॉस्मेटिक कंपनीज के भी हैं, तो वो भी इसको एट टाइम्स खराब कर देते हैं, तो वो ना करें। ये है कि अपने ऊपर खुद तजर्बा ना करें। हाँ, और सेलेनियम सल्फाइड वाले शैम्पूज जो उनसे ना कुछ कंपनीज हैं उनके मिल जाते हैं, जैसे सेल्सिन ब्लू एक आम शैम्पू मिल जाता है, उसके अंदर सेलेनियम सल्फाइड है, तो अगर किसी को अर्ली स्टार्टिंग है तो वो यूज कर सकता है, वो यूज कर सकता है। हाँ जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम।